इक्वल्स टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं हम लोग, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इसको हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जानते हैं हम लोग इसका बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। चार्जेस समझ ना, चार्ज सिंपल है, तो जहाँ चार्ज का डिस्कशन होगा समझ पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो चीज लेके चलो, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बाकी आप लोगों को तो पता है कि लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज कैसे बिहेव करता है। सर लाइक चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास क्या है, आपका एक नेगेटिव चार्ज है, ध्यान दो इधर, एकदम इधर यहाँ पे फोकस कीजिए, ठीक है ना। ये 20 से भी 10% हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास दो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन देखते हैं आप, ठीक है ना। अब ये किसको अट्रैक्ट करेगा, किसको रिपेल करेगा, ये यहाँ पे ये किधर से, इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, देखो ये क्या करेगा, ये इधर से इधर जाएगा, ठीक है, समझ आया। हाँ, ये पॉजिटिव से इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, हमेशा नेगेटिव की तरफ, समझ आया क्यों। अब तुम सोचो, इसके पास 100 रुपया है, इसके पास है कितना, 50 रुपया है। अब इसको कुछ सामान खरीदना है 100 रुपये का, ये क्या करेगा, कर्जा इससे लेगा ना, इस तरह काम करो, तेरे पास 100 रुपया, तो कुछ काम मिल रहा है, काम करो, तो हम उसमें से आपको 20 रुपये दे दो। ये क्या कर रहा है कि इसका एनर्जी इसमें अपने में ले रहा है, ये और है ना कि ये अपना इसका जो एनर्जी है, ये क्या कर रही है, इसको दे रहा है, अपना एनर्जी इसको दे रहा है, ताकि इसका काम हो जाए। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। मतलब अगर ये बात करें तो ये आपका क्या बन जाएगा, डोनर, और ये क्या बन जाएगा, आपका एक्सेप्टर। डोनर और एक्सेप्टर समझ आ रहा है। डोनर मतलब जो डोनेट कर रहा है सब ब्लड, हाँ, और ये नेगेटिव, ये क्या होगा आपका एक्सेप्टर। सर ब्लड जो डोनेट करता है, ब्लड जो डोनेट करता है, वो डोनेट करेगा क्या कहलाता है, डोनर। जो एक्सेप्ट करेगा, जिसपे बॉडी, जिसका बॉडी पे ब्लड इंजेक्ट होगा जाएगा, वो क्या कराएगा, कहलाएगा एक्सेप्टर। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये क्या कहलाएगा, डोनर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आपका एक्सेप्टर कहलाएगा। इसको ड्रॉ कर लेना, ये आप लोग को समझ आता है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये डायग्राम समझ आ रहा है ना, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, बाहर की तरफ, इस तरह, इस तरह होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास हायर एनर्जी लेवल है, हायर एनर्जी मतलब इसके पास ज्यादा एनर्जी है, इसके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है। ये क्या करेगा, दूसरे को दान दे देगा, ठीक है ना। अब कोई आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये आपके पास नेगेटिव है, ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। मतलब इसके पास लो एनर्जी लेवल है, तो हायर से क्या जा रहा है, लोअर की तरफ जा रहा है, होता है ना कि हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। जब हाई से जब लो की तरफ जाएंगे, तो ये सिचुएशन आपका ये दिखेगा यहाँ पे। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होता है, हायर होता है, और नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या होता है, लोअर होता है। तो ये हमेशा इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, आउटवर्ड। यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या आता है, आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन इसका, ठीक है ना। और इसका डायरेक्शन क्या है आपका, इनवर्ड, समझ आया, आउटवर्ड और इनवर्ड। तो इनवर्ड किसमें होगा, नेगेटिव चार्ज में, क्योंकि इसको चाहिए। नेगेटिव मतलब इसके पास क्या है, कमी है कुछ, इसका उसी को ना चाहिए, इसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, इसको क्या चाहिए, ठीक है। ये और दूसरों को देगा, ये शेयर करेगा, हाँ ये शेयर करेगा, समझ आया, कोई दिक्कत यहाँ पे,
तो लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज has electric charge has 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 electric charge has three basic properties. Electric charge has three basic properties. First देखिए additivity of charges. एडिटिविटी ऑफ चार्जेस फर्स्ट का पहला प्रॉपर्टी क्या होगा हो जाएगा आपका एडिटिविटी मतलब ऐड मतलब क्या होता है जोड़ना मतलब ये चार्ज अगर आपके पास कोई सिस्टम है मतलब मान लो कि आपके पास कोई सिस्टम है कोई ऑब्जेक्ट का कोई सिस्टम है इसके पास चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग डायरेक्शन में ठीक है तो इसमें टोटल कितना चार्ज है क्या कर सकते हैं इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं ठीक है तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा आपका चार्ज का कि चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं ठीक है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ठीक है इसको लिख के राइट दे करके लिखो द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम is the algebraic sum algebraic sum of SUM sum algebraic sum SUM वाला नहीं SUM sum ठीक है ना हाँ algebraic sum of all the individual charges of all the individual I and DI DUAL individual charges DUAL last word DUAL individual charges located at different located at different points inside the system located at different points inside the system inside the system ठीक है समझ आया अब मान लीजिए कि आपका चार्ज है ये आपका Q1 चार्ज हो जाएगा ये आपका Q2 हो जाएगा ये आपका Q3 हो जाएगा ये आपका Q4 हो जाएगा ये आपका इस तरह आपका Qn तक है ठीक है तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा टोटल चार्ज आपका क्या हो जाएगा आपके पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस ऐड हो जाएगा ठीक है ना टोटल कितना चार्ज हो जाएगा लिख सकते हैं लास्ट में तो टॉपिक क्या हो रहा है मतलब वो समझ आप जो और आगे जा रहा है वो चार्ज है वन है कि नहीं है Q1 है Q2 है
इसको अलग होना चाहिए। जब तक जो नाम पूछे तब तक कैसे मजा आया क्या है? क्या हो गया? ये समझ आया आप लोगों को? एडिटिविटी और चार्जिंग का सिस्टम जो मान लीजिए कोई सिस्टम आपके पास है, सिस्टम मतलब कुछ भी सिस्टम हो सकता है, कोई मैटर, जैसे आपका एक फोन का एक सिस्टम हो गया, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, आपका एक सिस्टम हो जाएगा। तो अगर इसके अंदर चार्ज अगर डिफरेंट पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे क्या ये लोकेटेड है, Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q1 ये सब अलग अलग पॉइंट पे क्या लोकेटेड है। तो अगर इसका टोटल चार्ज अगर फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल चार्ज को प्लस कर देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q8, ये जाते रहेगा। तो पहला प्रॉपर्टी ये बताता है कि चार्ज जो होता है, चार्ज को हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर चार्ज अगर अलग अलग पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सारा चार्ज एक जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर्मूला लगा करके उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, समझ आया जी? कि चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है? तो लिखा इसमें आगे लिखिए। Quantization of charges. Quantization of charges. इसमें देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को लिखो। द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी, यहाँ पे बॉडी के जगह पे आप लोग सिस्टम लिख सकते हैं, सिस्टम और बॉडी यहाँ पे दोनों एक ही बोल रहे हैं आप। द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी is always an integral multiple of integral multiple of charges, multiple of charges। इसका एक फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू, ठीक है, Q इक्वल्स टू NE, जी नहीं है, Q इक्वल्स टू NE, ठीक, इसको ले लीजिए, Q इक्वल्स टू NE। यहाँ पे Q आपका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, चार्ज यहाँ पे या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, ठीक है। आपका E क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और M क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। N हो जाएगा एनी नंबर, एनी नंबर, ठीक है। देखिए ये आपका इस चैप्टर का मतलब 12th क्लास का एक पहला फॉर्मूला हो जाएगा आपका, फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। और आपका शुरू हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब याद रखो Q क्या होता है, यहाँ से Q मतलब क्या हो गया, चार्ज। N मतलब हो जाएगा आपका नंबर, कोई भी नंबर, चाहे नंबर आता है 1 2 0, कोई भी नंबर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या होगा, U/N निकल जाएगा इससे, ठीक है। अगर आपको N दिया तो N बराबर क्या हो जाएगा, U/E। इसी फॉर्मूला क्या करेंगे हम तोड़ देंगे, ये निकलते जाएगा, ठीक है ना। आगे इसका हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग, इसके बाद इसको हम लोग न्यूमेरिकल में इसको यूज करेंगे। तो याद रखो Q इक्वल टू क्या होगा, NE। अब यहाँ पे ये कहाँ से होगा,
पहले इससे पहले क्या था कि चार्ज कैन बी एडेड, चार्ज को हम लोग ऐड कर सकते हैं। अभी सेकेंड जो कटी क्या बता रहा है कि चार्ज कैन बी मल्टीप्लाई, चार्ज को क्या कर सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे आपका इस फॉर्मूला से जो इक्वल्स टू n से, ठीक है समझ आया। अब मान लो कि अगर n बराबर ले लेते कितना 1, n बराबर क्या ले लिए हम लोग 1, कोई भी नंबर है n बराबर 1 ले लिए तो q बराबर क्या हो जाएगा 1 into e, तो q बराबर क्या हो जाएगा e, q बराबर क्या हो जाएगा e हो जाएगा, ठीक है। ठीक है इसको आज को इसको लिखो देखो ये कभी प्रेशर लेके पढ़ना नहीं है, ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या होगा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए अगर आराम से बहुत मस्ती के साथ पढ़ो, सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बस जितना पढ़ते बस उसको बस रिविजन करते हो और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए अच्छे से बताया, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब आप लोगों को ये फॉर्मूला, अब जो भी फॉर्मूला यहाँ से आएगा ना, अब यहाँ से फॉर्मूला इसका शुरू हो गया, ठीक है। जो भी फॉर्मूला आएगा उसको एकदम दिमाग में सेट रखना है, ठीक है ना। तो क्यू इसका क्या हो जाएगा आपका एल, फॉर्मूला यहाँ शुरू हो गया, ठीक है। बता दें चलिए लिखिए इसका नंबर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन मतलब क्या समझ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस इसका लिखो सर, फर्स्ट पॉइंट बोलो इसका, फर्स्ट पॉइंट द टोटल चार्ज of an isolated system, ISO, of an isolated system, ISOLATED, isolated system remains, REMAINS, remains constant, the total charge of an isolated system remains constant, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखते हैं द इलेक्ट्रिक चार्ज can neither be created nor be destroyed, ये तो सबको पता होगा ना, neither be created nor be destroyed. The electric charge can neither be created nor be destroyed.
comma, they can only be they can only be transferred they can only be transferred from one body to another. They can only be transferred from one body to another. One body to anyone. ठीक है, one body to another. आगे लिखाएंगे, ठीक है, समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो, कंजर्वेशन ऑफ मासेस तो आप लोग पढ़े होंगे। ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आ गया, दोनों का मतलब सेम है। फिर चार्ज जो होता है कभी ना इसको बना सकते हैं ना इसको खत्म कर सकते हैं। ये तो देखो, यूनिवर्स में अगर कोई भी चीज अगर है, यूनिवर्स में अगर कोई भी चीज अगर क्रिएट किया गया है तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। जैसे होता है ना कि कोई इंसान मर गया, ठीक है ना, अचानक से डेथ करके तो हम लोग को लगता है कि वो मतलब वो दुनिया से निपट गया, चला गया, लेकिन वो आस पास ही है। वो आस पास मतलब वो आस पास उनको मत समझिए, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं अगर इंसान मरता है तो उसको पंच तत्व में विलीन कर दिया जाता है। पंच तत्व मतलब बॉडी जब जलता है उसको 5 तत्व, हम लोग का बॉडी कितने तत्वों से बना हुआ है? एलिमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं 5 एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है ना। तो वो जो 5 एलिमेंट है उसी में क्या होता है आपका बॉडी, कोई भी चीज आपका विलीन हो जाता है हमारा बॉडी, ठीक है। तो यूनिवर्स में कोई भी चीज एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। एनर्जी जो होता है, एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या होगा? ट्रांसफर होगा, दूसरे सिस्टम से तीसरे सिस्टम में ट्रांसफर होगा, लेकिन वो कभी भी क्या होगा? डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप चाय आपको पीने का मन किया, गर्म करके पूरे एकदम चाय लेकर के आया, चाय शुरू में क्या था? बहुत ज्यादा गर्म था, अब उधर क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो हम लोग बोला इसका एनर्जी क्या हो गया? वेस्ट हो गया। उसका एनर्जी आपका चाय जो है एक सिस्टम हो गया और यूनिवर्स क्या हो गया? बहुत बड़ा सिस्टम हो गया। तो आपका चाय से कहाँ चला गया? चाय का जो कप है वहां से कहाँ चला गया? आपका यूनिवर्स में चला गया। एनर्जी ट्रांसफर हो गया, चाय से कहाँ चला गया? आपका यूनिवर्स में चला गया, ठीक है। वो एनर्जी जो होता है हम लोग का वो क्या होगा? ट्रांसफर होता है। जैसे मास होता है, मास कोई मास होता है, वो मास क्या होता है? मास को नहीं हम लोग क्रिएट कर सकते, नहीं उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। वो किसी न किसी रूप में क्या हो? ट्रांसफर हो जाता है, किसी न किसी रूप में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? ये आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। तो चार्ज का बेसिक 3 प्रॉपर्टी हो गया। पहला प्रॉपर्टी क्या था इसका? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसमें चार्ज को क्या कर सकते हैं हम लोग? नंबर ऑफ चार्ज को ऐड कर सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था? क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, मतलब चार्ज कैन बी मल्टीप्लाइड, ठीक है ना। Q इक्वल्स टू एनी, याद रखिएगा, Q इक्वल्स टू एनी, ठीक है। और थर्ड क्या बोल रहा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, मतलब चार्ज का नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये समझ आया? ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज है, समझ आया? और दिक्कत नहीं ना है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या देखना है? कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ, नेक्स्ट टॉपिक आपका कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में देता ही है। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, इसको प्रूफ करने के लिए कूलम्ब्स लॉ का प्रूफ कीजिए, ठीक है। ये 12th क्लास का सबसे बेसिक या सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अभी तक हम लोग सिर्फ चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में, डेली चार्ज का में पढ़ी है, कूलम्ब्स लॉ हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या था कि कूलम्ब्स लॉ 1785 एक साइंटिस्ट यूरोप था, ठीक है ना। वो क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट, देखो जो भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, कुछ भी आप लोग पढ़ते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो,
मैथ हो कोई भी चीज़ आप लोग पढ़ते हैं तो हर चीज़ का हम लोग ऐसे नहीं हम लोग उठाया पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले उस पर काम किया गया है, उसका एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसको क्रिटिकल उसको समझा गया है, प्रूफ किया गया, तब उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो कूलम्स क्या था, एक साइंटिस्ट का नाम है, यहाँ पे कूलम्स ही नाम है, क्या साइंटिस्ट का नाम। तो अपने नाम पे क्या किया गया, ये लॉ को रख दिया। जैसे अगर कोई भी अगर कुछ क्रिएट करता है तो सोचता है कि हम क्या करें कि इसको मेरे नाम से डाला जाए, ठीक है, तो उसका नाम क्या कर देगा, अपने नाम से रख देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब कूलम्स जब रिसर्च कर रहा था कब 1785, आज क्या है 2025 है, सोच रहे हैं कब क्या बात कर रहा है सर, ठीक है। 1785 जब यहाँ पे क्या था, जब यहाँ पे ये अंग्रेजों का शासन चल रहा था भारत में, ब्रिटिश era यहाँ पे था इंडिया में, उस समय का बात कर रहा है। तो उस समय क्या था, कूलम्स क्या था कि एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट में क्या देखता है कि मान लीजिए कि दो चार्ज है आपके पास, दो चार्ज है, दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है। अगर कोई चार्ज है आपके पास, Q चार्ज है, Q1 चार्ज है आपके पास है, Q2 चार्ज है। अब दोनों चार्ज के बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस है, दूरी है, इसके बीच में कुछ दूरी है, इसके बीच में कुछ दूरी, दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं क्या, R, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया कि जब दो चार्ज के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा जाए दो चार्ज को, तो दोनों चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाता है, क्योंकि इसके पास में एनर्जी है, इसके पास में एनर्जी है। ये क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, ये क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। तो अब यहाँ पे दोनों चार्ज एक दूसरे पे क्या फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगा रहा है, वो कौन पता है, कूलम्स, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कूलम्स। पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग ध्यान करते हैं। इसका डिफिनेशन लिखिए, according to this law, the force of attraction ATTRACTI attraction or repulsion REPULSION repulsion. The force of attraction or repulsion between two point charges, between two point charges, between 2 point charges, is लिख करके डैश दीजिए और नीचे लिखो डैश करके फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of two charges TW2, directly proportional to the product of two charges TW2, two charges directly proportional to the product of two charges। आप लिख लो, उसका नीचे लिखो F equals to F U1 U2 equation 1। F U1 U2 equation 1। सेकंड पॉइंट लिखे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेकंड पॉइंट लिखो inversely inversely proportional to the square of
द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और उसके नीचे लिखो आर स्क्वायर, एफ जो होगा इनवर्टिंग प्रोपोर्शन हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? अब कितने यहाँ पे देखो, ये डिफिनेशन क्या बोल रहा है, इसका डिफिनेशन बड़ा नहीं है, छोटा है। क्या बोल रहा है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस है, Q1 और Q2, दो चार्ज हो गया, वो पहला बोल रहा है कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F जो होगा डायरेक्टली होगा Q1 Q2 का, इक्वेशन 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, Q1 और Q2 ये बता रहा है कि अगर Q1 और Q2 का अगर फोर्स ये बढ़ेगा, अगर इसका चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो इसका फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, होगा ना। अगर Q1 का चार्ज इंक्रीज करेगा, Q2 का चार्ज इंक्रीज करेगा तो इसका फोर्स भी क्या होगा, दोनों का जो फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या बोल रहा है कि यूनिवर्सली, अब सोचिए कि इसके बीच का डिस्टेंस हम बढ़ा दिए, इतना बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे Q2 हो गया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका Q1 हो जाएगा। अब डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इससे डबल हो गया डिस्टेंस। जब डिस्टेंस डबल हो जाएगा दोनों का बीच में फोर्स क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, कम होगा, दोनों का बीच में फोर्स क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। जब डिस्टेंस कम था तो फोर्स क्या था, ज्यादा। जब डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो फोर्स कम लगेगा। खुद सोचिए कि मान लो कि एक आपका मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है, नॉर्थ पोल यहाँ पे है, और यहाँ पे एक साउथ पोल यहाँ पे रखा हुआ है, साउथ पोल यहाँ पे रखा हुआ है। तो दोनों के बीच में जब मैग्नेट जब सामने रखेगा क्या दोनों से अटैक कर लेगा, लेकिन जब एक मैग्नेट को हम लोग यहाँ पे रख दिए और एक को यहाँ पे रख दिए, अब दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना मैग्नेट के बीच में, तो क्या होगा, वो जल्दी उसको अटैक करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होने से, लार्ज डिस्टेंस होने से फोर्स क्या होगा, ज्यादा है। याद रखो, तो ये सिंपल वे में समझिए ना कि जब दूरी जब कम होता है ना तो जल्दी खींचता है उसको, जल्दी अटैक करता है, और वही दूरी जब बढ़ जाता है उसको ज्यादा फोर्स का जरूरत पड़ता है। ठीक है, फोर्स का मतलब वहाँ पे कम हो जाता है। तो जब डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा। जब डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। उसी को लोग बोलते हैं यहाँ पे इनवर्सली। मतलब यहाँ पे आर मतलब क्या दिखा रहा है, आर यहाँ पे इसका डिस्टेंस बता रहा है, दूरी, कि दोनों के बीच में क्या डिस्टेंसेस है। ठीक है, तो अगर आर को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, अगर आर अगर बढ़ेगा, समझिए आप, अगर आर अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आर अगर बढ़ रहा है तो फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। समझ आया? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा हो गया इसका, तो फोर्स क्या हो जाएगा। अब आर अगर क्या होगा, कम लगेगा। आर मतलब अब डिस्टेंस क्या हो, कम हो गया, तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। ये समझ आया? ये समझना जरूरी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस पे यहाँ पे सारा खेला चल रहा है। तो दूरी अगर बढ़ेगा फोर्स घटेगा, दूरी अगर घटेगा फोर्स बढ़ेगा। ये समझ आया? तो दिक्कत यहाँ पे तो अब क्या हो बोल रहा है कि फ्रॉम पॉइंट 1 एंड 2, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम पॉइंट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखे, पीछे लिखिएगा थोड़ा, क्या निकलेगा बताइए। F जो होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 का, ठीक है। जब इसको जब हम लोग हटाएंगे ये भी बता रहे हैं। इसको ड्रॉ किया क्या आप लोग, इसको
ड्रॉ नहीं किया है, इसको कहीं पे है जगह, उसको ड्रॉ कर दिया ताकि पता चले कि आप किसका बात कर रहा है। पॉइंट्स के बाद जैसे 2 पॉइंट लिखा है ना, 2 पॉइंट के बीच में कहीं पे जगह तो थोड़ा सा जगह है और यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन हो गया। इसको क्या करो कि यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ करेंगे, बीच में आप कहीं ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे के का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे बता रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, के का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो के बराबर यहाँ पे होगा, के बराबर होगा 1/4πε0। के का वैल्यू क्या होता है 1/4π, पाई है, और ये जो है ना, ये जो हम किया है इसको लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। सिंबल क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा नहीं है, सिग्मा लग रहा है। अब यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी, बहुत कुछ यहाँ पे है। इसको क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट। और इसका वैल्यू क्या होगा, 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वैल्यू लिख लीजिए, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कूलम क्यों, क्योंकि यहाँ चार्ज है ना, Q1 चार्ज से क्या होता है, कूलम होता है। तो यहाँ कितना चार्ज है, 2 चार्ज हो गया, क्या होगा इसका अंदर वहाँ कूलम जाएगा। और मीटर बोलेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये रेडियस मतलब डिस्टेंस दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये मीटर m² हो जाएगा। ठीक है, तो ये लीजिए एक बार अच्छे से इसको फिर हम प्रोसेस को समझा रहे हैं। देखिए एक बार फिर से हम लोग रिमाइंड कर देते हैं ना। देखो ध्यान दो, यहाँ से क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो, हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये क्या बोल रहा है, कूलम्स लॉ क्या बात कर रहा है कि यहाँ पे 2 चार्ज के बारे में बात कर रहा है। 2 चार्ज Q1 और Q2, दोनों चार्ज के बीच में कुछ दूरी है, डिस्टेंस है। तो दोनों चार्ज की वजह से, इन दोनों चार्ज Q1 और Q2 की वजह से कितना फोर्स रहेगा उसको हम फाइंड करना है। वो क्या बताता है, वो कूलम्स लॉ बताता है। जब 2 चार्ज हो तो 2 चार्ज के बीच में कितना फोर्स रहेगा, वो क्या पता, कौन बता रहा है, कूलम्स लॉ बता रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फोर्स Q1 और Q2 दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, r, दोनों के बीच का रेडियस क्या है, ये दूरी क्या होगा, r हो जाएगा। तो F बराबर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका Q1 और Q2 का चार्जेस का। पहला पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा है, F जो होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 का इक्वेशन 1। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट का F इनवर्सली होगा 1/r² का। इसका मतलब ये, इसका मतलब बताया कि जो जब r बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा तो फोर्स क्या होगा, ठीक है, बढ़ेगा। ठीक है,
इक्वेशन 2 हो जाएगा, यहाँ तक समझ आया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सेम एक साथ हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन, यहाँ पे f डायरेक्टली क्या है, Q1 Q2 का इन्वर्स क्या है, r स्क्वायर। जब इस साइन को जब हम लोग हटाएंगे, जब इसको जब हम लोग हटाएंगे, इसके जगह पे क्या देंगे, k। और k यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। k का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये जो पूरा वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन का पूरा वैल्यू क्या होगा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सारा का सारा आपका एमसीक्यू में पूछेगा, ठीक है ना। तो ये क्या इसका वैल्यू हो जाएगा, k का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखो यहाँ तक समझ आया। अब देखिए अब क्या करेंगे कि फोर्स, इस k की जगह पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पाई में r स्क्वायर। ये क्या होगा आपका, ये भी आपका डेरिवेटिव हो जाएगा, ये भी क्या होगा आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे k का वैल्यू पुट नहीं किया है, यहाँ पे k का वैल्यू पुट कर दिया है, तो फोर्स बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ये याद रखो, दो चार्ज के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, ये क्लियर है। बोलिए क्या लिखो, हाँ ये k का जगह पे क्या है, k का वैल्यू ये था ना, इस k के जगह पे बस वैल्यू पुट कर दिए हैं। k के जगह पे वैल्यू, k का वैल्यू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर रख दिया Q1 Q2 बाई में r स्क्वायर। समझ आया, हाँ कितना बस इतना ही है। बोलो थोड़ा जाओ भैया, ये चलने में ना जल्दी जाएगा भैया, इसलिए हम लोग को सेकंड पे रिजल्ट का पर सारे पे रिजल्ट आ गया क्या, खराब है क्या। चलिए कोई बात नहीं, 11th क्लास का रिजल्ट उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन 12th क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 12th क्लास में जितना एकदम पकड़ मजबूत करो उतना सही रहेगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना, बिल्कुल। ये नहीं है तो दोस्त कहाँ गया वो, ब्लैक बोर्ड चल गया, हम लोग व्हाइट बोर्ड में पढ़ेंगे, हम लोग ब्लैक बोर्ड में पढ़ेंगे, हम लोग ज़्यादा मॉडर्न हो गए। ठीक है, समझ आया। ये आपका है कूलम्स लॉ, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। हो गया क्लास खत्म। हाँ इतना काफी भैया, देखिए एक डेरिवेशन हुआ है, बहुत बड़ा चीज है, याद कर लेंगे हम लोग। एक ही डेरिवेशन है भाई, धीरे धीरे ना बोले, धीरे धीरे करके आप आओ। लेके चलेंगे, समझ लीजिए, ठीक है ना। वो आपको बस याद दिला रहे थे, भूल गए किसी को। देखो यार थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, ये आपका फाइनल हो गया। अब यहाँ पे देखो कि अब आगे क्या करते हैं कि Q1 बराबर Q2 बराबर मान लेते हैं 1 मान लेते हैं कि Q1 का वैल्यू 1 है, 1 कूलम है, Q2 का वैल्यू क्या है, 1 कूलम है। तो Q1 बराबर Q2 बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 कूलम इसका चार्ज हो जाएगा। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए, और इसका रेडियस भी क्या मान लो, आर भी क्या मान लो, इसका 1 मान लो। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, F बराबर क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी इधर तो सब 1 ही हो जाएगा ना, ठीक है। शॉर्ट में इसको नहीं कर सकते, एप्सिलॉन नॉट को। शॉर्ट ही है, ये आपको तो हैबिट हो चुका है बोलने का, हमारा हैबिट में ये आप लोग का हैबिट अभी नहीं हुआ है ना, ये आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे थे, आप लोग को लग रहा है कितना बड़ा चीज है, ठीक है ना। लेकिन ये है ना, ये हर क्लास में आपका ये इसका यूज होगा। जब तक ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तब तक ये पूरा शुगर का फिजिक्स पूरा समझो, तो मतलब ये आपको ये सुनने को मिलेगा, तो आदत आप लोग को भी हो जाएगा, ठीक है ना। धीरे धीरे आप लोग आदत हो जाएगा, ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, एक बराबर क्या हो जाएगा, इसको देख लो,
जो जो बोलते जाएंगे बस उतना करते जाओ, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं बोलेंगे, बस जो जो बताएंगे उतना बस करते जाइए, तो मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। बस ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मायने नहीं रखता है कि आप लोग कौन सा कोचिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई मायने कोचिंग से क्या होता है यार? कुछ नहीं होता है, नाम होता है, नाम सिर्फ काम का होता है, ठीक है। फिर यहाँ तक समझ आया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ये डेरिवेशन करेगा क्या, मतलब इसका न्यूमेरिकल बनाएगा या फिर अगली क्लास में करेगा? अगला क्लास में छोड़िए, अगला क्लास में बहुत कुछ है। अब इसमें क्या करना है कि इसको घर में जाकर इसको रिवाइज कीजिएगा, इसको प्रॉपर्टीज जो भी पढ़े हैं 2 क्लास में, इसका प्रॉपर्टीज और ये डेरिवेशन एक बार अपने से खुद से करके देखिएगा। अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना जरूर करना पड़ेगा, यही वही ना, बस ये, ठीक है ना। ये डेरिवेशन घर में जाकर के खुद से इसको ड्राफ्ट करो और जिस पॉइंट पे दिक्कत हो वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, तुरंत हमसे पूछ लीजिए। अब इसमें क्या करेंगे कि इसका हम लोग, ये आपका कूलम्ब्स लॉ का, अब कूलम्ब्स लॉ का दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये तो आपका सिर्फ कूलम्ब्स लॉ है, इसका एक वेक्टर फॉर्म भी होता है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, हम उसका भी डेरिवेशन, उसका छोटा सा है 2 लाइन का है, ठीक है, उसका भी है, तो इतना बस सेम डेरिवेशन है। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि हर इक्वेशन में इसका यूज होगा, समझ आया। इसलिए भूलना नहीं है इसको, बार बार बोले इसको भूलना नहीं है, इसको एकदम सेट कर दो दिमाग में। आज तो आज कितना फॉर्मूला वो देखें, कौन सा ठीक है ना, देखा आपका ये 2 इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला ये था, U इक्वल्स टू N E इक्वेशन ऑफ चार्जेस, अरे आपका क्या था कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, क्लियर है।